हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरंभ क्लासेस में। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि हमें मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है और आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा कि हमें आज मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। तो देखो, अगर हम बेसिकली बात करें तो जो हमारा इतिहास है उसको हमने 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से 3 हिस्से हैं? एक है हमारा प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन जो हमको पढ़ना है, और तीसरा जो इतिहास है हमारा वो है आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक, ठीक है। और ये सारी चीजें हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वर्ल्ड में भी बहुत सारी चीजें इस टाइम पे पीरियड पे हो रही होती है। तो देखो, प्राचीन तो हमारा पाषाण काल से चलता है, 2.5 लाख साल ईसा पूर्व से लेके। देखो, दो चीजें इसमें आई हैं हिस्ट्री में, ध्यान रखना। अगर आपको ये ईसा पूर्व और ईसवी वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्लीज इसको हमें कमेंट में भेजिए। मैं अगली क्लास की स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा। अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं कि ईसा पूर्व क्या होता है, मतलब जिसको हम बीसी कहते हैं, और दूसरा ईसवी क्या होता है जिसको हम एडी कहते हैं। अगर क्लियर नहीं है, नो डाउट, कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है, हम अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। आप हमें बस कमेंट में बता देना कि सर ये वाली चीज आप एक बार डिस्कस कर लीजिए। इसके बाद देखिए, तो मैं कहूंगा 2.5 लाख साल ईसा पूर्व से लेके 600 एडी तक, अप टू 600 एडी तक, मतलब ईसवी तक, ये वाला टाइम पीरियड रहेगा। 600 से लेके 1707 ईसवी तक ये वाला टाइम पीरियड रहेगा, और 1707 ईसवी से लेके 1947 तक ये वाला टाइम पीरियड रहेगा। मतलब हम ये पढ़ेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्यकालीन भारत हमको पढ़ना है, और हमें 600 के बाद का पीरियड पढ़ना है, 1707 तक पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा मध्यकालीन काल है। या किताबों में अलग अलग फंडे मिल सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता कि मध्यकालीन भारत का कहाँ से लेके कहाँ तक का टाइम पीरियड। तो अब हमें पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में भी हमें पढ़ना है। देखो, मध्यकालीन इतिहास कब से स्टार्ट होता है? इससे पहले हमारे भारत में, जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, इससे पहले हमारे भारत में मुस्लिम का आक्रमण नहीं हुआ था, कि मुस्लिम लोग नहीं आए थे। मुस्लिम आक्रमण जब से स्टार्ट होता है तब से हम उसको क्या नाम दिया है? हमने मध्यकालीन इतिहास नाम दिया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम आक्रमण की, किसकी बात कर रहा हूं? मुस्लिम आक्रमण की। तो सर्व मुस्लिम कौन थे? इनको दो हिस्सों में बांटा गया। एक मुस्लिमों को कहा गया अरब, जो अरब देश से आए थे, और जो तुर्क देश से आए थे उनको तुर्क कहा गया। ठीक है, आगे भी आएगा ये फंडा, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तब भी ये चीज आएगी, अभी भी आएगी। तो हमने जो मुस्लिम हैं उनको दो हिस्सों में बांट दिया, एक थे अरब और एक थे तुर्क देश वाले। ठीक है, अब यहां से सवाल बनता है कि सर किसने आक्रमण पहला किया? ठीक है, सबसे पहला आक्रमण किसने किया? सबसे पहले सवाल तो यही बनता है। तो ध्यान देना, 712 एडी, एडी मतलब ईसवी, ठीक है, हिंदी वाले ध्यान दें, 712 एडी मतलब ईसवी। 712 ईसवी में मोहम्मद बिन कासिम, बड़ा फेमस नाम है, आप लोगों ने सुना होगा। अभी पूरा पोस्टमार्टम करते हैं हम मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले अटैक करता है भारत में। ठीक है, सबसे पहले भारत में अटैक करता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कब करता है 712 एडी में। और ये कौन था? अरब था या तुर्क था? तो ये था अरब। अब देखना यहाँ से कितने प्यारे प्यारे सवाल बन सकते हैं। यहाँ से पहला सवाल तो यही बन सकता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत में कब हुआ? 712 एडी में हुआ। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण करने वाले कौन थे? तो वो कौन थे? अरब थे, अरब। ठीक है, अरब देश से आए थे, इसलिए अरब थे। अब सवाल ये उठता है कि सर इसने आक्रमण क्यों किया? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इसको? तो देखो, ये भारत का हिस्सा है। मैं उतना अच्छे से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हमें इतनी जरूरत नहीं है, पर फिर भी समझाने के उद्देश्य से मैं बता देता हूँ। ये तब भारत का हिस्सा था क्योंकि पाकिस्तान भी भारत में आता था। ये वाला जो इलाका है इसको मैं कहता हूँ अरब। ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान के ऊपर। तो अरब देश के जो थे, था क्या कि अरब देश का शासक था उस समय अल हज्जाज करके। अरब देश का शासक कौन था? ठीक है, देखो, इस्लाम का उदय कैसे हुआ ये भी एक बड़ा हिस्टोरिकल टॉपिक है।
तो अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमें इस्लाम का उदय बताओ कि ये मुस्लिम कहाँ से उत्पन्न हुए, मतलब कब से स्टार्ट हुआ ये, क्योंकि स्टार्टिंग से तो मुस्लिम समुदाय था नहीं, ये कैसे आए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, हम एक क्लास इसके ऊपर भी रख लेंगे। तो यहाँ का शासक था जिसका नाम था अल हज्जाज, इसका नाम क्या था, अल हज्जाज करके। तो अल हज्जाज नाम का एक शासक था जो कि अरब देश का था, ठीक है। तो वहां का शासक था अल हज्जाज। इसके क्या है, श्रीलंका से जहाज आ रहे थे इस रास्ते, ठीक है, समुद्र के रास्ते। तो समुद्र के रास्ते जहां ये सिंध क्षेत्र पड़ता है पाकिस्तान का, वहां पे क्या होता है, इन जहाजों को लूट लिया जाता है। मैं 1 मिनट चेक कर लूं वीडियो से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ओके, सही चल रहा है, ठीक है। तो देखो अब क्या बोला था मैंने, हाँ, ये जहाज लूट लिए जाते हैं। तो अल हज्जाज यहाँ का जो राजा होता है सिंध क्षेत्र का, यहाँ का जो सिंध क्षेत्र है भारत का, यहाँ का भी राजा है। यहाँ के राजा का नाम है, राजा कौन है यहाँ का, दाहिर। नोट्स बनाते रहना भैया, कॉपी पेन लेके बैठना। तो दाहिर से कहता है ये अल हज्जाज की भैया हमारे 8 जहाज आए थे, वो लूट लिए गए हैं, आप उनकी भरपाई कर दीजिए। तो देखिए दाहिर कहते हैं कि देखो समुद्र में लूटे गए हैं, समुद्री लुटेरे ने लूटे होंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो अल हज्जाज का सेनापति होता है, अल हज्जाज का एक सेनापति होता है, और वो सेनापति कोई और नहीं मोहम्मद बिन कासिम है। अल हज्जाज का एक सेनापति है मोहम्मद बिन कासिम। और ये मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम से कहता है अल हज्जाज कि भैया जाइए कहाँ, सिंध क्षेत्र में, राजा दाहिर से अपना हरजाना वसूल के लाइए कि भैया हमारा जो जहाज लूटे हैं वो, जो पैसे, जो रतन हमारे, जो मुद्रा है, जो हमारा लॉस हुआ है वो दीजिए। तो मोहम्मद बिन कासिम आता है सिंध क्षेत्र में, कब आता है, 712 एडी में अटैक करने सिंध क्षेत्र में। वो कौन था, एक अरबी था। और जब अटैक करता है सिंध क्षेत्र में, तो ध्यान रखना कब करता है, 712 एडी में। तो 712 एडी में ये युद्ध लड़ेगा, क्या करेगा, युद्ध लड़ेगा। युद्ध किससे लड़ता है, मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध किससे होता है, राजा दाहिर से होता है। कहीं कहीं दाहर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दाहिर दाहर सब एक जैसा है, ठीक है। राजा दाहिर से युद्ध लड़ता है। तो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर का आपस में युद्ध होता है। इस युद्ध को, जो ये युद्ध होता है, इस युद्ध को नाम दिया गया है रावर का युद्ध। इस युद्ध को क्या नाम दिया गया है, रावर का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध को क्या नाम दिया गया है, रावर का युद्ध। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा कि सर मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच को जो युद्ध हुआ उसका नाम क्या था, या रावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, या रावर का युद्ध कब हुआ। 712 एडी में रावर का युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की हार हो जाती है। मैं क्रॉस लगा रहा हूं, इसका मतलब ये कि उनकी हार हो गई है। तो दाहिर की हार हो जाती है और मोहम्मद बिन कासिम क्या होता है, इस युद्ध को जीत लेता है और थोड़े बहुत और आक्रमण करता है और चला जाता है। थोड़ी इसकी और कहानी है, कहीं कहीं किताबों में दिया गया है और कहीं कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कहानी ऐसी कि मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की बेटियों को पकड़ के ले जाता है अल हज्जाज को सौंपने के लिए। वो हमारे टॉपिक का पार्ट भी नहीं, ना ही एग्जाम में से सवाल आने वाला है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, देखो ध्यान देना, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया, अरबी देश वालों ने किया। किसने किया, इंसान में व्यक्तिगत किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया, ठीक है। वो कौन था, अरबी था। कब किया, 712 एडी में किया। उस युद्ध को क्या कहा जाता है, जो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ, रावर का युद्ध कहा जाता है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि ये जो रावर का युद्ध हुआ था, जो रावर का युद्ध हुआ था, इसकी जानकारी कहां से मिलती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और जाने कितनी बार पूछा गया है। अभी आप भी कहोगे कि हाँ सर ये वाकई में इंपॉर्टेंट था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है चचनामा। कहां से मिलती है जानकारी, चचनामा से मिलती है। और चचनामा नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो याद रखना इसका लेखक है अली अहमद। अब तक कई बार सवाल आ चुका है कि चचनामा का लेखक कौन है, तो चचनामा का लेखक है अली अहमद। मैं देख लूं यहाँ तक सही दिख रहा है या नहीं। ओके, यहाँ तक का वीडियो सही बना हुआ है। ओके, तो ध्यान देना, यहाँ से आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और कोई अगर डाउट आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपकी हर डाउट सॉल्व की जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, रेलवे, ठीक है, पीसीएस का भी कोई एग्जाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, तो वहां तक के लिए ये नोट्स काफी हैं, पर्याप्त हैं, आपको कहीं भी से भी लेके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप इतना पढ़ के चले जाइए इस टॉपिक से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। अफगानिस्तान में गजनी जगह होती है, एक गजनी, ठीक है, तो वहां पे गजनी वंश की स्थापना होती है, ठीक है, किसकी स्थापना होती है, गजनी वंश की स्थापना होती है। कहां पे, गजनी नामक स्थान पे। तो गजनी वंश की स्थापना कौन करता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि गजनी वंश का संस्थापक कौन है, गजनी वंश का संस्थापक कौन है। तो गजनी वंश का, अभी ध्यान देना, अभी आप सोच रहे होंगे सर ये गजनी कहां से आ गया, ठीक है, या मैं कहूँ संस्थापक इसका अलप्तगीन था, तो ये अलप्तगीन कहां से आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपका जो फेवरेट है महमूद गजनवी वो आएगा, फेवरेट इन द सेंस कि आपको उसका इंतजार है कि महमूद गजनवी की कहानी क्या है, तो उस वो भी आएगा। तो स्टार्टिंग में याद रखना इसका संस्थापक कौन होता है, अलप्तगीन। तो गजनी वंश का संस्थापक है अलप्तगीन। अब ध्यान देना, इस अलप्तगीन का एक दामाद होता है, इसका दामाद होता है जिसका नाम होता है सुबुक्तगीन, जिसका नाम क्या होता है, सुबुक्तगीन। तो ध्यान देने वाली बात, ठीक है। अलप्तगीन इसका संस्थापक है, तो ये अगर पूछे कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था, अलप्तगीन था। इसका दामाद होता है जिसका नाम होता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन क्या करता है, भारत में आक्रमण करता है, ठीक है, ये क्या करता है, सुबुक्तगीन आक्रमण करता है भारत में। तो प्रथम तुर्क आक्रमण। अब यहां से देखो बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल बनता है, ध्यान देने वाली बात है। हमने बोला कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण, सबसे पहला अरबी आक्रमण किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। सबसे पहला तुर्क आक्रमण भारत में किसने किया, तो आंसर हो जाएगा सुबुक्तगीन। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो वर्ड तुर्क है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था, सुबुक्तगीन ने किया था। क्लियर हुई कहानी। अब देखो आगे, पहला तुर्क आक्रमण किसने कर दिया, सुबुक्तगीन साहब ने कर दिया। अब आगे देखना इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके बाद ये जब आक्रमण करता है तो किस क्षेत्र में करता है, तो मैंने वही बोला, देखो जितने भी भारत में आक्रमण होंगे स्टार्टिंग में वो सारे कहां से होंगे, देखो आधुनिक की बात अलग है, जब तक मध्यकालीन इतिहास चलेगा तो सारे आक्रमण होंगे, और भी प्राचीन इतिहास में भी जितने भी आक्रमण हुए वो सारे किस इलाके से होते हैं, पाकिस्तान सिंध वाले क्षेत्र से होते हैं। इसका कारण क्या है कि देखो स्टार्टिंग में इतना विकसित तो था नहीं कि कोई सेना लेके समुद्री मार्ग से आ जाए और भारत पर अटैक कर दे। और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत है वो इधर से अरब सागर है, यहाँ पे अरेबियन सी है, नीचे हिंद महासागर है, इसको इंडियन ओशन कहते हैं, मैं आईओ लिख देता हूँ, और इसको बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो तीन तरफ से तो क्या है, समुद्र से भरा हुआ, पानी से घिरा हुआ है, तो कोई आ नहीं सकता। इधर हमारा ग्रेट हिमालय है, हिमालय इधर है, इधर क्या है, हिमालय। तो ये वाला जो मैदान इलाका है यही एक इलाका बचता है जहां से भारत पे अटैक किया जा सकता है। तो जितने भी अटैक होंगे भारत पे वो सारे इसी क्षेत्र से होंगे, यहाँ ध्यान रखें। तो पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, सुबुक्तगीन ने किया। इसके बाद क्या होता है, ये आक्रमण करता है तो कहाँ करता है, सिंध वाले क्षेत्र में करता है। तो सिंध वाले क्षेत्र में जब ये आक्रमण करता है कब करता है, तो ध्यान देना, ये आक्रमण करता है 986 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन अटैक करता है भारत पर, जो कि भारत में पहला तुर्क आक्रमण है। और 986 में सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण करेगा, और जहां आक्रमण करता है वहां राजा कौन है सिंध क्षेत्र का, उस समय है राजा, राजा जयपाल, राजा जयपाल। और सुबुक्तगीन के मध्य युद्ध होता है वर्सेज सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, ठीक है, राजा जयपाल और सुबुक्तगीन के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध का मैं कहूं तो कोई ऐसा खासा परिणाम निकलता नहीं है, ये एक संधि वार्ता पे समाप्त हो जाता है,
इनके बीच क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। संधि वार्ता पे ये युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है, इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। वो कहते हैं तो हमारे इलाके में कभी मत आना, वो कहते हैं ठीक है तो हमारे इलाके में कभी मत आना, और इस वजह से क्या हो जाता है, युद्ध समाप्त हो जाता है 986 में। यहाँ तक चीज क्लियर है, मैं एक बार रिवाइज कर दूं। गजनी वंश अफगानिस्तान में है, गजनी जगह, तो उसका संस्थापक होता है अलब्तकीन। देखो इसका भी डिटेल है कि गजनी वंश कैसे आया, लेकिन वो हमारे हिस्सा का, अफगानिस्तान में थोड़े एग्जाम देने जाना, हमको भारत में एग्जाम देना। तो संस्थापक कौन था, अलब्तकीन था इसका। अलब्तकीन का एक दामाद था सुबुक्तकीन, और सुबुक्तकीन ने सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया। कब किया, 986 ईस्वी में किया, 986 एडी में किया, और ये प्रथम तुर्क आक्रमण था। तब सिंध क्षेत्र का राजा कौन था, राजा जयपाल था। राजा जयपाल और सुबुक्तकीन के मध्य युद्ध होता है, और जो कि एक संधि वार्ता पे समाप्त हो जाता है। उस युद्ध का खासा कोई परिणाम नहीं निकलता। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा ये। अब देखो, सुबुक्तकीन का पुत्र होता है, इसका पुत्र है जिसका नाम है महमूद गजनवी। क्या नाम है जिसका, महमूद गजनवी, ठीक है, जिसने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ये किसका पुत्र था, सुबुक्तकीन का था। ये राजगद्दी पर बैठता है, ठीक है, राजगद्दी पर कब बैठता है ये, 998 ईस्वी में बैठता है, एडी में बैठता है। 998 ईस्वी में महमूद गजनवी राजगद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, देखो पैसा तो है नहीं अफगानिस्तान में, क्योंकि खेती हो नहीं सकती वहां, ठीक है, अफगानिस्तान के गजनी वंश वाले इलाके में, गजनी वाले इलाके में खेती तो हो नहीं सकती। जब खेती हो नहीं सकती तो वो क्या करेंगे, लूटपाट ही एक साधन बचा है। खेती हो नहीं रही है, पैसा है नहीं, पैसा कहां से आए। और भारत का उस टाइम इतिहासकारों ने ऐसा वर्णन किया था कि चीजें, लगता था इन लोगों को, जो अफगानिस्तान, जो अरबी और तुर्की थे, कि भारत में जाया जाए, बाद में मुगल आएंगे, वो भी इसी कारण से आएंगे कि भारत में जाए, गौरी आएगा तो भारत में जाया जाए, वहां जो धन संपत्ति है उसको लेके आया जाए। तो जो महमूद गजनवी भारत में अटैक करता है, इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था। ये नहीं चाहता था कि हमको अपना साम्राज्य बढ़ाना है, भारत को कब्जा कब्जा लेंगे हम। इसका उद्देश्य था केवल कि भैया वहां जो धन संपत्ति है हम उसको लूट के लिए आएंगे अपने पास। तो ये भारत में अटैक करता है, तो इसकी जो एक इंपोर्टेंट बात है, 1000 ईस्वी से लेके, कहां से, यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लाइट के कारण, मैं यहाँ लिखता हूं, 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक, मतलब इन 27 सालों में वो 17 बार भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी फैक्चुअल डेटा पूछ लेते हैं कि भैया महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार किया। किस टाइम पीरियड में किया, 1000 से लेके 1027 के बीच में। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट इसके युद्ध है, मैं वो बताना चाहता हूँ। 1001 में, 1001 ईस्वी में ये क्या करता है, सिंध वाले क्षेत्र में, 1000 में जब ये अटैक करता है तब मुल्तान वाले क्षेत्र में करता है, जो अफगानिस्तान की बाउंड्री पे है। उसके बाद आता है ये कहाँ पे, उसके बाद ये आता है अपने इस वाले इलाके में, सिंध वाले इलाके में। तो सिंध में आपको पता है राजा कौन है, 1000 एडी में कहाँ अटैक करता है ये, सिंध क्षेत्र में करता है, सिंधु क्षेत्र में, या मैं कहूँ सिंध, कहाँ करता है, सिंध क्षेत्र में अटैक करता है। सिंध क्षेत्र में अटैक करता है। सिंध क्षेत्र का राजा कौन होता है, हमें पता है, राजा जयपाल है यहाँ का। यहाँ का राजा कौन है, राजा जयपाल है। और इस राजा जयपाल से युद्ध होता है किसका, महमूद गजनवी का। किसका युद्ध होता है, महमूद गजनवी का युद्ध होता है राजा जयपाल से। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। इस युद्ध में राजा जयपाल की हार हो जाती है, राजा जयपाल की हार हो जाती है। और इस राजा जयपाल की हार में क्या होता है, राजा जयपाल अपनी आत्मदाह कर देते हैं, अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनको बड़ी ग्लानि महसूस होती है। क्योंकि जब सुबुक्तकीन ने आक्रमण किया था भारत पे, तब सुबुक्तकीन जयपाल को हरा नहीं पाए थे। जिसका पिताजी उसको नहीं हरा पाए, उसके बेटे ने आके उसको हरा दिया, तो उसको बड़ी ग्लानि होती है और वो
हार मान लेते हैं और अपनी आत्मदाह कर लेते हैं। ठीक है, ये 1001 एडी में हो जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट युद्ध है, पहले आप इतना नोट कर लें, इतना नोट कर लें। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, टॉपिक एंड पे है, ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं अपन और ज्यादा फालतू की बातें करेंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं कि फालतू की लेक्चरबाजी सुने। केवल पढ़ाई पढ़ाई की बातों पे अपन ध्यान दें। तो देखो, 1000 से लेके 1027 तक कितने आक्रमण करता है भैया? वो 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है? 1001 में उसने आक्रमण किया, जो अभी हमने जाना, कहां पे आक्रमण किया था? सिंध वाले क्षेत्र में, जिसमें जीता कौन है? महमूद गजनवी। इसके बाद 1015 में, क्या मैं कहूं 1018 में, 1018 में ये क्या करता है? कन्नौज वाले इलाके में अटैक करता है। कन्नौज। अब ध्यान देने वाली बात देखो भैया, 1018 ईस्वी में कहां अटैक करता है? ये ईस्वी में कहां अटैक करता है? कन्नौज में अटैक करता है। कन्नौज कहाँ आता है? हमारे उत्तर प्रदेश में आता है, तो ये उत्तर भारत का हिस्सा है। और यहाँ जो अटैक हो रहा था ये पश्चिमी भारत है। तो उत्तर भारत में, ध्यान देना, उत्तर भारत में पहला आक्रमण, उत्तर भारत में पहला आक्रमण। अगर कोई पूछता है कि भैया उत्तर भारत में पहला आक्रमण किसने किया, तो उत्तर भारत में पहला आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। कौन कर रहा है ये सारे आक्रमण? महमूद गजनवी। उत्तर भारत में पहला आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने। किस क्षेत्र में किया? कन्नौज में किया। कन्नौज में उस समय, कन्नौज में उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था, गुर्जर प्रतिहार वंश था, और इसके राजा का नाम था राज्यपाल। राजा कौन था? राज्यपाल। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन शायद पूछ लो। ठीक है, 1018 के बाद 1021 और 22 में, 1021-22 ईस्वी में क्या होता है? ये बुंदेलखंड वाला इलाका है, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का मिक्सर है। ठीक है, बुंदेलखंड वाला इलाका, जिसमें रीवा, पन्ना, सतना ये वाले इलाके आते हैं। ठीक है, सागर वाला इलाका आता है। तो बुंदेलखंड वाले इलाके में उस टाइम पे चंदेल शासन था। किसका शासन था? चंदेल शासक था। चंदेल वंश के राजा थे विद्याधर शाह। चंदेल वंश के राजा कौन थे? विद्याधर थे। इनसे युद्ध होता है इसका। किसका युद्ध होता है? चंदेल शासक विद्याधर से युद्ध होता है। तो विद्याधर से जब युद्ध होता है इसका, तो विद्याधर अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। सॉरी, विद्याधर से बड़ा अच्छा युद्ध होता है इसका, और केवल इतने सारे राजा, हार स्वीकार की थी राज्यपाल। तो विद्याधर ने क्या किया? विद्याधर ने बड़ी टक्कर ली महमूद गजनवी से, और महमूद गजनवी एंड में इन दोनों में संधि होती है, विद्याधर में और महमूद गजनवी में। इस बात की संधि होती है कि हम तुम्हारे बीच नहीं आएंगे, तुम हमारे बीच मत आना। तो केवल विद्याधर ही ऐसा शासक था, बड़ा प्रतापी शासक था, केवल यही एक ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनवी को टक्कर दी। और महमूद गजनवी इसको, विद्याधर को भेंट स्वरूप 17 किले देके गया था कि भैया आप महान हो, आप किले रख लो, हम आपके रास्ते नहीं आएंगे, आप हमारे रास्ते में आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो महत्वपूर्ण आक्रमण है, ठीक है मैं बता रहा हूं, इसके बाद जो महत्वपूर्ण आक्रमण है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो है 1025 ईस्वी में होता है। 1025 ईस्वी में आक्रमण होता है। और ये आक्रमण कहां होता है? सोमनाथ मंदिर। बड़ा फेमस आक्रमण है ये। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी। और उस टाइम पे इस यहाँ का शासक कौन होता है? ये सोमनाथ मंदिर कहाँ भैया? गुजरात में है। उस जगह का शासक कौन होता है? यहाँ का शासक जो होता है, भारतीय शासक, वो शासक होता है गुजरात का, चालुक्य वंश का था, भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम। तो भीमदेव प्रथम अपनी हार स्वीकार कर लेता है। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर बड़ा चढ़ावा चढ़ता था उस टाइम पे, वो सब लूट ले जाता है।
और जो मुख्य शिवलिंग था तो वो शिवलिंग के अंश लेके जाता है और गजनी में जाके, अपने साम्राज्य में जाके वहां एक जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर उसको लगवा देता है, उसके अंशों को। तो ये बड़ा क्रूर काम था इसका, महमूद गजनवी का, 1025 में। अब होता क्या है, जब ये लौट के जा रहा था महमूद गजनवी, तो उसको रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। तो जैसे तैसे बच बचा के वो चला तो गया, डाकुओं से बच के चला गया, लेकिन 1027 में वो फिर से लौट के आता है। वो फिर से लौट के आता है। कौन? जो डाकुओं ने उसको पकड़ा था, रास्ते में परेशान किया था, उन पे अटैक करने के लिए। तो 1027 का जो आक्रमण है, ये आखिरी आक्रमण है। ये कैसा आक्रमण है? आखिरी आक्रमण है। किसका? महमूद गजनवी का। सर आखिरी क्यों? इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद ऐसा क्या हो गया कि महमूद गजनवी आक्रमण करने नहीं आया? ऐसा भैया ये हुआ कि 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? महमूद गजनवी। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, 1025 में वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। वहां का राजा होता है भीमदेव प्रथम, जो हार स्वीकार कर लेता है अपनी। तो वो सोमनाथ मंदिर से जब लौट के जा रहा होता है तो कुछ डाकू लोग उसको परेशान करते हैं। उन डाकुओं का दमन करने के लिए वो 1027 में फिर से आक्रमण करता है, और वही उसका आखिरी आक्रमण होता है, क्योंकि उसके बाद 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? महमूद गजनवी की। तो ये है महमूद गजनवी का पूरा चैप्टर। ठीक है। अब देखो, जैसे कि कोई भी चीज हो इतिहास में, जैसे 1030 हो गया, 1025 हो गया, इस समय ना आप थे ना हम थे, तो ये जानकारियां हैं जो हमको, वो कहाँ से मिलती हैं? जो महमूद गजनवी ने जो ये आक्रमण किए, इसकी जानकारियां कहाँ से मिलती हैं? तो याद रखना, इसकी जानकारियां कहाँ से मिलती हैं? इसकी जानकारियां हमको मिलती हैं, इनका एक, देखो अब कुछ फैक्ट वाली बात है। अल बरूनी नाम का एक इतिहासकार है, नाम बहुत सुना होगा, अल बरूनी, और इसके द्वारा किताब लिखी गई है। इस किताब का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, ठीक है। अरबी भाषा में ये किताब लिखी है इसने, किताब उल हिंद। किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। अल बरूनी कौन था? जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने आया था, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। कौन? अल बरूनी। नाम याद रखना, अल बरूनी बड़ा फेमस नाम है, अल बरूनी नाम याद रख लेना। इसी किताब का एक और नाम है, इसी किताब को तहकीक ए हिंद कहा जाता है। इसी किताब को क्या कहा जाता है? तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। अल बरूनी का नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अल बरूनी। अल बरूनी के बाद मैं दूसरा नाम जो लूंगा, अल बरूनी के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है वो है फिरदौसी। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है भैया, फिरदौसी। तो फिरदौसी क्या है? फिरदौसी की जो किताब है, जो बुक है, उसका नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है शाहनामा। शाहनामा। तो शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। और फिरदौसी ने ही शाहनामा में, ठीक है, कश्मीर को स्वर्ग कहा है। किसको? कश्मीर को क्या कहा है? कश्मीर को स्वर्ग कहा है। ठीक है, कश्मीर को क्या कहा गया है? स्वर्ग कहा गया है। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा। उनकी पुस्तक है शाहनामा। उसमें एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है, एक नाम है वो इंपॉर्टेंट आता है, वो है उतबी। ठीक है, उतबी। उतबी कौन था? सबसे पहली बात तो, ठीक है, ठीक है, ये शाही इतिहासकार था, गजनी का ही। और उतबी जो था, ये भी दरबारी इतिहासकार था। ये कौन था? दरबारी इतिहासकार। किसका? गजनी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था दरबारी इतिहासकार। और इसकी जो बुक है वो है किताब उल यामिनी। ठीक है, इसकी किताब का नाम है किताब उल यामिनी कह लो, या जैसे उस किताब का नाम था तारीख हिंद और किताब उल हिंद। ठीक है, किसकी? हमने इससे पहले अल बरूनी की पढ़ी थी। ऐसे उतबी की किताब का नाम है तहकीक ए यामिनी। ठीक है, इनकी किताब का नाम क्या है? तहकीक ए यामिनी। यामिनी नाम से याद रखना, यामिनी नाम की किताब इसकी है, उतबी के द्वारा लिखी हुई है।
आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने भारत में मुस्लिम आक्रमण के बारे में जाना, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे आक्रमण किया हमने वो जाना। उसके बाद हमने जाना कि गजनी वंश ने कैसे आक्रमण किया, ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में, सबुकतीन के बारे में और अलतगीन के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का आक्रमण, जिसमें हम पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध देखेंगे, ठीक है, जो युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी के। और उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत में एंट्री कर जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, अगर चीजें कंटेंट अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक में इससे बाहर कुछ नहीं है आपके एक वनडे एग्जाम में। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप वनडे एग्जाम देते हो, वनडे एग्जाम का मतलब ये होता है जो एग्जाम एक दिन में खत्म हो जाए। अगर आप पीसीएस का प्री दोगे, किसी भी स्टेट पीसीएस का प्री दे रहे हो, तो उसमें भी इतना बहुत उपयोगी है, लेकिन मेंस के लिए इतना उपयोगी नहीं है। मेंस के लिए हमको थोड़ी और चीजें जाननी पड़ेंगी, लेकिन प्री तक के लिए ये बहुत सफिशिएंट टॉपिक है, मतलब सफिशिएंट कंटेंट है। और आपको एसएससी रेलवे जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी और पर्याप्त कंटेंट है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में, कहीं से भी रिलेटेड कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट बताने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू।